गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फिजिकल केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। उस क्लास में हमने प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के स्टेटमेंट दिया था कि क्या होती है, फिर हमने उसके लिए अवकल समीकरण ज्ञात किया था, फिर हमने समाकलित समीकरण ज्ञात किया था। उसके बाद हमने ग्राफ प्रदर्शन किया, के की यूनिट निकाली तथा लास्ट में अपने हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाली थी। इस क्लास में हम प्रथम कोटि की अलग अलग तरह की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। मतलब अगर अपने पास में अब किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि यह अभिक्रिया गैसीय अभिकारक है, तब अपन कैसे लिखेंगे। अगर अपने पास में कोई भी एस्टर का जल अपघटन आ जाता है तो वो कैसे होगा, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज है वो कैसे होगा। तो अलग अलग तरह की अपन अभिक्रियाएं के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो पहला अपन लिखेंगे गैसीय अभिक्रियाएं। यहाँ तो मैं टॉपिक अपना प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण। देखो पहला है अपना गैसीय अभिक्रियाएं। क्या है? गैसीय अभिक्रियाएं। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक किस प्रकार के हैं? गैस प्रकार के हैं, जिनकी प्रकृति कैसी है? गैसीय है। तो अपन लिखेंगे माना एक गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है, जहाँ पर ए अभिकारक जो कि गैसीय है कन्वर्ट हो रहा है बी में और सी में। इस टाइप की क्या है अपनी गैसीय अभिक्रिया है, जिसमें अभिकारक ए परिवर्तित हो रहा है बी और सी के अंदर, बी गैस में और सी गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब लिखेंगे माना माना अभिक्रिया का प्रारंभिक दाब Pi है तथा कुल दाब P टोटल है। अभिक्रिया का प्रारंभिक दाब Pi है वह कुल दाब P टोटल है। ठीक है, मतलब इस अभिक्रिया में जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई होगी तब जो प्रेशर रहेगा वो कितना है? Pi, मतलब P इनिशियल है, प्रारंभिक है, और कुल दाब P टोटल है। dt समय पश्चात अभिकारक के कारण उत्पन्न दाब में कमी आती है तथा उत्पादों के कारण दाब में वृद्धि होती है, जिसका मान x होता है। मतलब इस अभिक्रिया में जैसे ये अभिक्रिया है, अभी अपन ने इस अभिक्रिया को लिया है तो इसमें अभिकारक A लिया है और वो उत्पाद B और C में परिवर्तित होगा। तो जब
अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो इसका जो प्रेशर होगा वही पूरे रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर होगा, मतलब जितना भी इसका प्रेशर होगा वही अभिक्रिया मिश्रण का दाब होगा। तो इसका दाब मान लिया अपन ने कितना है, PI, P इनिशियल है। जैसे ही अभिक्रिया शुरू होती है तो इसके दाब में कुछ कमी आएगी। कमी क्यों आएगी? क्योंकि इसकी कुछ मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होगी, मतलब इसकी कुछ वैल्यू उत्पाद में अपने परिवर्तित होगी। तो इसके कारण दाब तो घटेगा और इसके कारण दाब बढ़ेगा। इन दोनों के कारण क्या होगा, दाब बढ़ेगा। तो अपन इसको किस प्रकार से लिख पाएंगे, इस जो स्टेटमेंट इसको मैथमेटिकल में अब अपन करेंगे। तो ये स्टेटमेंट था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रारंभिक दाब PI है और कुल दाब P टोटल है। कुछ समय पश्चात अभिकारक के कारण दाब में कमी आती है और उत्पादों के कारण दाब में वृद्धि होती है। वृद्धि और कमी कितनी होती है, X होती है। सॉरी, देखो अब गणित में लिखेंगे इसको कि जब टाइम 0 रहेगा तो इसके कारण प्रेशर कितना है, PI है। इसके कारण प्रेशर कितना, 0। इसके कारण प्रेशर कितना, 0। मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो इसके कारण प्रेशर कितना है, PI। इसके कारण प्रेशर 0, इसके कारण प्रेशर 0 है। समय T पश्चात, समय T पश्चात, देखो T समय पश्चात इसके दाब में कुछ कमी आएगी, इसके दाब में वृद्धि होगी और इसके दाब में वृद्धि होगी। मतलब देखो स्टाइकियोमेट्री क्या कहती है कि इसका 1 मोल इसका 1 मोल बनाएगा और इसका भी 1 मोल बनाएगा, मतलब इसका 1 मोल इन दोनों का 1-1 मोल बनाएगा। तो इसके दाब में X कमी होगी तो इसके दाब में वृद्धि X होगी और इसके दाब में वृद्धि X होगी T समय पश्चात। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, अतः T समय पश्चात अभिक्रिया मिश्रण का कुल दाब, अभिक्रिया मिश्रण का कुल दाब P टोटल कितना होगा, A के कारण दाब और B और C के कारण उत्पन्न दाब का कुल योग क्या होगा, P टोटल होगा। मतलब PI माइनस X प्लस X प्लस X। तो अपने पास में X से X गया, P टोटल कितना हो जाएगा, PI प्लस X आ जाएगा। ये क्या होगा, T समय पश्चात मिश्रण का कुल दाब होगा, मतलब इसके कारण भी होगा उसमें दाब की मात्रा, इसके कारण भी होगी और इसके कारण भी होगी। तो इन दोनों तीनों के कारण जो दाब होगा उसका मान कितना होगा, P टोटल PI प्लस X होगा। ये क्या आया, P टोटल। और मैं X बराबर क्या लिख सकता हूं, P टोटल माइनस PI। मतलब ये दाब कितनी वैल्यू आई, इसकी मान क्या हो जाएगा, जितना टोटल है उसमें से जो इनिशियल है वो निकाल दूंगा तो इन दोनों के कारण जो दाब होगा उसका मान आ जाएगा। मतलब ये जो x की वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी, P टोटल माइनस PI करके आ जाएगी। तो ये अपने समीकरण 2 आया। ठीक है, अब देखो ये तो अपने पास एक काम हो गया कि अपन ने P टोटल का मान निकाल लिया और X का मान निकाल लिया। अब चलते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर के समीकरण पर। तो देखो इतना यहाँ पर क्या करा है, P टोटल अभिक्रिया मिश्रण का कुल दाब है, कितना है, इसके कारण दाब, इसके कारण दाब, इसके कारण दाब, तीनों को जोड़ दिया, इससे क्या आया, P टोटल बराबर P इनिशियल प्लस X। अब मुझे X की वैल्यू चाहिए तो मैं P इनिशियल को इधर भेज दिया तो मेरे पास X की वैल्यू आ गई। तो ये है X की वैल्यू। अपन लिखेंगे अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से जो क्या होता है, KT बराबर 2.303
लोग। देखो इस बार सांद्रता की जगह क्या लिखना पड़ेगा, प्रेशर, मीन्स अपना प्रेशर पी नोट इनिशियल और पी रिमेनिंग, जितना बचता है, जितना अभिक्रिया मिश्रण में बचा है प्रेशर, अभिकारकों के कारण कितना बचा है वो, और अभिकारकों का जो इनिशियल प्रेशर था वो। जैसे अपन क्या लिखते हैं, log आर नोट अपॉन आर लिखते हैं, तो यहाँ पर पी आई की जगह अपन क्या लिख देंगे, इनिशियल है, तो यहाँ पर आर नोट क्या होती है, अपनी इनिशियल सांद्रता की मात्रा होती है, और आर क्या होती है, बची हुई मात्रा होती है कि अब समीकरण में कितना सांद्रता बची है अभिकारक की, वो होती है आर। तो अपने पास में यहाँ पर पी आई क्या है, यहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ पी आई अभिकारकों का प्रारंभिक दाब है, तथा P क्या है, अभिकारकों का T समय पर शेष दाब है। मतलब अब जितना बचेगा T समय पर अभिकारक जितना बचेगा उतना ही दाब लगाएगा, तो वो ये क्या है, T समय पर शेष दाब है अपने पास में। तो अब देखो यहाँ पर P की वैल्यू क्या आ जाएगी, शेष दाब की, चूंकि शेष दाब अपन ने वो समीकरण में देखा था, वहां क्या लिखा था, P बराबर क्या आ जाएगा, पी आई माइनस एक्स, यही तो शेष दाब होगा ना, क्योंकि ये x कम हुआ है, तो बचा हुआ इनिशियल में से अगर x कम कर दूंगा तो मेरे पास बचा हुआ दाब आ जाएगा P। चूंकि x बराबर अपने पास में क्या आया था, P टोटल माइनस पी आई, ये वैल्यू आई थी अपनी x की, तो अपने पास P का मान क्या आ जाएगा, पी आई माइनस पी टोटल माइनस पी आई, और क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू पी आई माइनस पी टोटल प्लस पी आई। तो मेरे पास जो P की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 2PI माइनस पी टोटल। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, P की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पर दोबारा समझो, ये प्रथम कोटि समीकरण में यहाँ क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता होती है, और ये क्या होती है, अपने अभिकारकों की जो बची हुई सांद्रता होती है उसका मान होता है। तो अपने इस समीकरण में भी अपने पास में क्या आएगा, पी आई, P इनिशियल आएगा, और अपने पास में क्या आएगा, P जो कि शेष बचा हुआ दाब है। अब देखो इस शेष दाब में मैं क्या कर रहा हूं, शेष दाब का मान निकालना है। शेष दाब का मान समीकरण में जो अपना था A, B और C था, तो यहाँ टाइम 0 पे कितना था, पी आई 0 0, और टाइम बराबर t पर कितना था, पी आई माइनस एक्स, एक्स और एक्स, इस प्रकार से था। तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए पी आई माइनस एक्स, ये क्या होगा, शेष दाब होगा। तो उसके लिए मैंने लिखा पी इक्वल टू पी आई माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर चूंकि x की वैल्यू क्या थी, p टोटल माइनस पी आई थी, तो मैंने x की वैल्यू रख दी, यहाँ पर x की वैल्यू रख दी, तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आ गई, 2PI माइनस पी टोटल। तो मेरे पास में जो समीकरण है वो क्या आ जाएगा, समीकरण है जो क्या आ जाएगा, k बराबर 2.303 t log पी आई अपॉन 2PI माइनस पी। तो अगर अपने पास में इस प्रकार की अभिक्रिया आती है जिसमें एक अभिकारक दो उत्पाद होते हैं और स्टाइकियोमेट्री 1 होती है, तो उसके लिए अपना जो वेग समीकरण है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। मतलब अब अपन को इस समीकरण में इनिशियल प्रेशर के मान डालने पड़ेंगे और किसके मान डालने पड़ेंगे, कुल दाब के मान डालने पड़ेंगे। इन दोनों को डालने से अपने क्या होगा, अपने पास में जो अभिक्रिया नियतांक या टाइम जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो गैसीय अभिकारक में इस प्रकार से यूज में आएगा। अब मैं एक और टाइप की गैसीय अभिक्रिया ले रहा हूं, उसका देखो अपने पास में फॉर्मूला क्या बन के आता है। दोबारा ऐसे ही अपन करेंगे, देखो मैंने अब एक अभिक्रिया ऐसी ले ली कि माना एक गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है, कैसी है, 2A
गैस वो बन रही है B गैस में और C गैस में, मतलब इस बार क्या आ गया अपना 2A गैस आ गया। तो अपन लिखेंगे जब टाइम बराबर 0 रहेगा तब देखो इसका प्रेशर कितना रहेगा, वही इनिशियल रहेगा, इसकी जितनी मात्रा होगी उसके कारण प्रेशर रहेगा, और इसका कितना रहेगा 0 और 0। तो अगर जब टाइम शुरू रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो इनकी फॉर्मेशन भी नहीं हुई, तो इनकी मान कितना रहेगा 0 0। समय बराबर t पर, समय बराबर t पर देखो इसकी अब डबल मात्रा कम होगी, यहाँ पर स्टाइकियोमेट्री कितनी है 2 है, तो यहाँ से क्या होगा Pi माइनस 2x, मतलब इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बना रहा है, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बना रहा है, तो इससे मात्रा भी कितनी कम होगी, डबल कम होगी। इसकी मात्रा वापस से x आएगी और इसकी मात्रा वापस से कितनी आएगी x आएगी, इन दोनों की मात्राएं क्या आएगी x आएगी। तो अब वापस अगर लिखूं मैं t समय पर अभिक्रिया मिश्रण का कुल दाब, देखो क्या आएगा P टोटल बराबर कुल दाब कितना होगा Pi माइनस 2x प्लस x प्लस x। अपने पास में क्या आ गया Pi माइनस 2x प्लस x, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर P टोटल बराबर क्या आ जाएगा Pi आ जाएगा, P टोटल बराबर क्या आ जाएगा Pi आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास में P टोटल की वैल्यू आ गई, तो अपन क्या करेंगे P टोटल में से x की वैल्यू निकालनी है अपन को, जो रिमेनिंग मात्रा ये कितनी बनी और ये कितनी बनी। ठीक है, तो यहाँ पर P टोटल बराबर Pi आ गया, क्योंकि अपना जो इनिशियल था वही कितना है P टोटल है, तो इसलिए तो सीधा सीधा अपना इसका क्वेश्चन हो गया। अब इसको अपन किस टर्म में लिख देंगे, वेग, अभिक्रिया वेग के रूप में लिख देंगे। देखो यहां से अपना क्या आ गया P टोटल बराबर Pi आ गया, P टोटल बराबर Pi आ गया। तो अपन क्या लिखेंगे अब x की वैल्यू अपने पास में कितनी आ रही है Pi माइनस 2x, Pi माइनस 2x रिमेनिंग प्रेशर, ये x बना हुआ प्रेशर और ये x भी उत्पाद का प्रेशर। तो अपना जो KT इक्वल्स टू क्या आएगा 2.303 log Pi क्या होता है P इनिशियल अपॉन P रिमेनिंग, कितना रिमेन रहा Pi माइनस 2x। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा KT बराबर 2.303 log Pi किसके इक्वल आ गया था P टोटल के, तो मतलब टोटल में से मैं यहाँ पर इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ P टोटल अपॉन P टोटल माइनस 2x। अगर मैं इसकी बनी हुई मात्रा को जो टोटल प्रेशर है उसमें से हटा दूं तो अपने पास में वापस K की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार जैसे भी अपनी गैसीय समीकरण आएगी उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, फॉर्मूला को चेंज करते रहेंगे। तो अपने पास में जो नॉर्मल समीकरण होती है वो वाली कौन सी होती है, जो मुख्य समीकरण होती है अपनी गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, वो कौन सी होगी अपने पास में KT बराबर 2.303 log P इनिशियल अपॉन P रिमेनिंग। तो ये होती है मेन। तो अपन को बस इनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है कि इसकी इनिशियल तो इनिशियल रहेगा, अपन को वैल्यू निकालनी पड़ती है इसकी कि रिमेनिंग प्रेशर कितना है। तो अपन टोटल की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं या इनिशियल की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो दोनों टाइप के अपन ने देख लिए। अब अपन दूसरी टाइप की रिएक्शन पे जाते हैं जिसमें किसी का इन्वर्जन होता है, किसी का हाइड्रोलाइसिस होता है। देखो लिखेंगे सुक्रोज का प्रतिपन।
इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का प्रतिपन। देखो सुक्रोज क्या होती है अपनी, C12H22O11, इसको वाटर के साथ अभिक्रिया कराने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। देखो ये अपना सुक्रोज, ये अपना क्या है ग्लूकोज, और ये अपना है फ्रैक्टोज। देखो मतलब सुक्रोज में ये रिएक्शन होती है। अब इसमें प्रतिपन क्या हुआ, देखो जो सुक्रोज होता है वो होता है दक्षिणावर्त घूर्णक, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक, मीन्स ये पीपीएल होती है जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसको किस में मोड़ देता है, दक्षिण दिशा में, मतलब घड़ी की दिशा में मोड़ देता है। इस प्रकार ये होता है दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक। जो ग्लूकोज होता है वो भी क्या होता है, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक, मतलब ये भी पीपीएल की डायरेक्शन को कैसे मोड़ देता है, घड़ी की दिशा में, दक्षिण दिशा में मोड़ देता है। जो फ्रैक्टोज होता है वो अपना होता है वामावर्त ध्रुवण घूर्णक, मतलब ये क्या करता है, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक। ये जो पीपीएल होती है, प्लेन समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, उसको किधर मोड़ता है, घड़ी की इस दिशा में मोड़ता है। मतलब देखो समझो इस चीज को, यहाँ पर जो सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है वो पीपीएल को, ये क्या है पीपीएल है अपनी समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश अपना प्लेन पोलराइज लाइट है, इसके तल को दक्षिणावर्ती घुमाता है, इसके तल को दक्षिणावर्ती घुमाता है। जबकि फ्रुक्टोज क्या करता है, इसके तल को अपन को वामावर्त दिशा में घुमा देता है। मतलब ये तो घड़ी की दिशा में ऐसे घुमाते हैं दोनों, सुक्रोज और ग्लूकोज तो घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, जैसे अपनी घड़ी चलती है ऐसे इस दिशा में, और जो अपना फ्रुक्टोज है वो घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाता है। मतलब ये दोनों घड़ी की इस दिशा में घुमाते हैं जैसे घड़ी चलती है, और ये वाला जो घड़ी की उल्टी दिशा है उसमें क्या करता है, घुमाता है, यूं घुमाता है, जबकि ये दोनों यूं घुमाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये विक्रिया होती है, शुरू में सुक्रोज क्या होता है, दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक होता है। तो समय के साथ अभिक्रिया होते होते क्या होता है, यहाँ पर इसका मान क्या होता है, ग्लूकोज वाले का ये क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, मतलब ये घूर्णन कम करवा पाता है, कम एंगल पे करवा पाता है, और फ्रुक्टोज है वो बहुत ज़्यादा एंगल पे घूर्णन करा कर सकता है। तो इसका प्लस मान है और इसका नेगेटिव, इसका y है, इसका x मान है। तो जो y मान है वो ज़्यादा होता है, तो मतलब सारा का सारा मिश्रण अब कैसा होने लगता है, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक हो जाता है, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाने लग जाता है। शुरू में जब रिएक्शन शुरू हुई तो पीपीएल के लाइट को कैसे घुमा रहे थे, ये दोनों मिलके घड़ी की दिशा में घुमा रहे थे। जैसे जैसे फ्रुक्टोज की मात्रा बनने लगेगी तो अब जो विलियन होगा वो कैसे घूमेगा, विलियन में पीपीएल कैसे घूमेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। अभी घड़ी की दिशा में घूम रहा था, थोड़ी देर बाद जैसे फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो अपने पास घड़ी की उल्टी दिशा में क्या होगा, घूमने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रतिपन होना। मतलब अभी घूमने की दिशा घड़ी की ओर थी, थोड़ी देर बाद घूमने की दिशा कहाँ हो जाएगी, घड़ी से विपरीत दिशा में हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो फ्रैक्टोज का घूर्णक मान है, जो घूर्णक कोण है वो ज़्यादा होता है किसके, ग्लूकोज से। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मान ज़्यादा होने की वजह से इसकी प्रधानता हो जाती है विलियन के अंदर, कि अब फ्रैक्टोज ही क्या करता है, पूरे के पूरे विलियन को घुमाता है। तो अपने पास में क्या हो गया,
इस पीपीएल का रोटेशन अभी घड़ी की दिशा में था और थोड़ी की देर बाद घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगा, इसके कारण इसको बोला जाता है विन्यास का प्रतिपन। तो यहाँ पर घूर्णन प्रतिपन होने के कारण यह अभिक्रिया होती है। अब देखो इस अभिक्रिया में हो रहा क्या है, कोण बन रहा है, मतलब पीपीएल का भी जैसे ये, मैं इसको एक बार अच्छे समझा देता हूं। अपने पास ये पीपीएल आ रही है, ये क्या है, पीपीएल है, समतल ध्रुवित प्रकाश इस टाइप की आ रही है। जैसे ये इस अभिक्रिया मिश्रण से अभिक्रिया मिश्रण से घूमेगा तो इसका तल घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में होगा। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। तो जिसका मान यहाँ पर ये एक प्लेन में आ रहा था, इस वाले प्लेन में, अब क्या हुआ, ये यहाँ से घड़ी की दिशा में घूम गया और ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया। तो यहाँ क्या होता है, जिसका मान ज़्यादा रहता है, मतलब इन दोनों में से जिसका मान x और y है, ये माइनस आएगा, तो यहाँ पर जिसका मान ज़्यादा होता है उसकी प्रधानता हो जाती है। तो सुक्रोज में क्या होता है, पहले दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में घूमता है पीपीएल, थोड़ी देर बाद फ्रेक्टोज की मात्रा ज़्यादा होते ही एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब बताओ इस रिएक्शन में कहीं सांद्रता का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा। इसमें कोई गैसीय भी कारक आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कोण आ रहा है अपने पास में। तो इस अभिक्रिया की बल गति का अध्ययन अपन सांद्रता से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अपन को किसका मापन करना होगा, कोण का मापन करना होगा। तो इस प्रकार की समस्या के लिए अपन एक नया फॉर्मूला लेते हैं, जिसमें क्या होता है, अभिक्रिया मिश्रण के दौरान अपन कोण नापते हैं, मतलब एंगल का मेजर करते हैं, और जितना एंगल होता है उसके अनुसार काइनेटिक्स को अपन बताते हैं कि इसकी मात्रा कितनी बनी होगी, इसकी कितनी बनी होगी, रिएक्शन कैसे चल रही होगी। तो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, KT इक्वल्स टू 2.303 log R0 माइनस R इन्फिनिटी अपॉन R0 माइनस RT। देखो यहाँ गामा नोट प्रारंभिक ध्रुवण कोण है, RT t समय पर ध्रुवण कोण है, तथा R इन्फिनिटी अभिक्रिया के समाप्ति पर ध्रुवण कोण है। मतलब अपने पास में ये क्या है, जैसे रिएक्शन शुरू हुई तो सुक्रोज के कारण जो होगा वही होगा, प्रारंभिक ध्रुवण कोण है। इन्फिनिटी क्या है, जब मान लो तुमने रिएक्शन को छोड़ के अगले दिन आके स्टडी कर रहे हो कि अब ध्रुवण कोण कितना है, तो इन्फिनिटी समय के पश्चात जो ध्रुवण कोण होगा वो क्या होगा अपना, ये t इन्फिनिटी। और RT क्या है, अगर तुम t समय पर क्या करोगे, ध्रुवण कोण का मान का अध्ययन करोगे तो अपने पास में क्या जाएगा, सॉरी यहाँ RT माइनस R
तुम बहुत लंबे समय पश्चात उसका अध्ययन करोगे, तब